मॉर्निंग बच्चे तो स्टार्ट करेंगे आज 5th नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूची। अनुसूची मतलब कुछ ऐसे लिस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है वो हम पढ़ेंगे। तो अनुसूची को बोलते हैं अंग्रेजी में शेड्यूल्स, ठीक है। तो जो आपको पता होगा कि जब जिस समय संविधान बना था उस समय अनुसूची की संख्या कितना था, मात्र 8 था। लेकिन करेंट समय में यानी कि फिलहाल अभी कितना है, 12 है। यानी कि बाद में संशोधन करके संविधान को जोड़ा गया, अनुसूची की संख्या का बढ़ाया गया, 8 से क्या कर दिया, 12 कर दिया। लगभग 4 जोड़े गए, लगभग क्या 4 जोड़े गए, है कि नहीं। तो 12 हो गए। तो देखते हैं प्रथम पॉइंट अनुसूची क्या बोलता है। तो प्रथम अनुसूची क्या बोल रहा है, भारतीय संघ के घटक जो है राज्य हैं। घटक मतलब क्या, मतलब पार्ट है। मतलब जो भारतीय संघ के घटक कौन कौन है, राज्य हैं। राज्यों की संख्या कितने हैं, 29 राज्य हैं। और साथ में संघ शासित प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं जो कि 7 हैं, है कि नहीं। तो याद रखना, जो भारत किससे बना है, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से मिलकर बना, ठीक है। उसका एक संघ है कि नहीं। तो 29 राज्य हैं और 7 हमारे कितने क्या है, संघ शासित क्षेत्र हैं। जिसपे क्या होगा, जिसपे कंट्रोल किसका होगा, डायरेक्ट सेंट्रल का होगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति कंट्रोल होगा, है कि नहीं। यहाँ नोट करके लिखा होगा कि जो 69वां संशोधन था उसी समय क्या करा गया था, दिल्ली को बनाया गया था महाराजा ने। पहले दिल्ली हमारा राजधानी नहीं था। तो दिल्ली को राजधानी कब मतलब अनाउंस किया गया, दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब दिया गया, जब 69वां संशोधन हुआ तो उस समय दिया गया दिल्ली को हमारा क्या, देश की राजधानी का मतलब क्या, दर्जा दिया गया। पहले कोई राजधानी था ही नहीं, ठीक है। तो दिल्ली राजधानी कब बना, 69वां संशोधन के समय। ये पॉइंट आपको याद रखना। अब आते हैं द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या बोल रहा है भाई, तो दूसरी अनुसूची में ये बोल रहा है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी मतलब क्या, जो राष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति हो गए, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन आदि को लिख किया गया। दूसरे अनुसूची में क्या बोला, कितना आपको पेमेंट दे सकते हैं। भाषा क्या बोल रहा है, कितना आपको पैसा दे सकते हैं, पेमेंट कितना देंगे, पेंशन कितना देंगे, भत्ता कितना देंगे। जो इसका प्रधान कहाँ है, तो दूसरे अनुसूची में है। पेमेंट तो हम फिक्स कर दिया। अब पेमेंट का बोल दें कितना पेमेंट मिलेगा, तब अब ज्वाइनिंग करने आएंगे वो लोग, है कि नहीं। ज्वाइनिंग करने आएंगे तो उनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। तो तीसरे अनुसूची में यही कर रहे हैं। तीसरे अनुसूची में क्या कर रहे हैं, जितने पदाधिकारी हैं उनको पद ग्रहण कर के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है कि कौन कौन सा क्या शपथ लेगा, कौन क्या शपथ लेगा। इसका उल्लेख जो दिया है वो है तृतीय अनुसूची में। तो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ है, तृतीय अनुसूची में। इनका पेमेंट हमने फिक्स कर दिया और उनसे हम शपथ भी दिला लिए कि आप अच्छे से काम कीजिए, आपको पेमेंट हम फुल दे रहे हैं, जो भी है पूरा देश को संभाल के रखिए। ये बोला गया तीसरे में। अब चौथा अनुसूची में क्या बोलता है, ऐसे ट्रिक से याद रखना है आपको, तो जल्दी याद होगा। तीसरा तो हमारा हो गया, और चौथा क्या बोल रहा है, चौथा अनुसूची में बोल रहा है कि राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। मतलब कि अब राज्यसभा है तो राज्यसभा में तो एक जगह से तो लोग आएंगे नहीं, बहुत जगह लोगों से आएंगे। ये चुने गए हैं जो भी ये पदाधिकारी हैं, मान के चलो पदाधिकारी मान लो, तो ये तो एक जगह से आएंगे नहीं, डिफरेंट राज्य से आएंगे, है कि नहीं। डिफरेंट संघीय क्षेत्र से आएंगे, है कि नहीं। तो उनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण कि कौन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी किस राज्य से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि जैसे कि हमें क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से मान के चलो, या कोई लद्दाख से है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है कि नहीं। तो वही मान के चलना है। प्रतिनिधित्व का विवरण जो दिया गया है वो किसमें दिया गया, चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है चौथी अनुसूची में है। सिंपल, ठीक है। अब आते हैं पांचवीं अनुसूची। पांचवीं अनुसूची में क्या होगा भाई, तो पांचवीं अनुसूची आते हैं, पांचवीं और छठी एक दूसरे से रिलेटेड है, याद ध्यान देना। पांचवीं और छठी एक दूसरे से दम मिला जुला हुआ। पांचवीं और छठी में याद रखना, जो लोअर लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, या जो अनुसूचित क्षेत्र, क्या लिखा हुआ इसमें, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखे। अब जो छोटे लोग हैं, अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यहाँ पर उनका प्रशासन कैसे दिया जाए, उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, उनको मतलब एक्स्ट्रा सुविधा कैसे दिया जाए, उसके बारे में उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख जो है कहाँ है, पांचवीं अनुसूची में। पांचवीं में क्या, जो अनुसूचित जनजाति उनको भलाई करना है, हाथों से भलाई करना है कि नहीं। पाँचों है कि नहीं। तो 5 से याद रखना है, पंजा, और 5 से यानी कि हाथों से उनका क्या करना, उल्लेख मतलब क्या करना है, प्रशासन और नियंत्रण करना उनका, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति को। अब इसी से रिलेटेड आता है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कुछ राज्य हैं उनका एक्स्ट्रा पावर दिया गया, जैसे कि आसाम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में लिखे। ये तो सिंपल था, अनुसूचित और जनजाति के बारे में था, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में था। लेकिन छठी में स्पेशल राज्य का भी दर्जा दिया गया। देखो जो जनजाति उनके लिए, आसाम का जो जनजाति है, मेघालय का है, त्रिपुरा का, मिजोरम का, ये 4 राज्यों क्या रखना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान जो किया गया वो 6ठी अनुसूची में किया गया। याद रहेगा, एमटीएम छठी, पांचवी छठी एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। अब आते हैं सातवीं में क्या बोल रहा है, सातवीं में बोल रहा है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति को बंटवारा किससे लिया गया है, देखो अभी पिछले क्लासों को पढ़ाया था, तो किससे लिया गया शक्तियों को बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था कि नहीं। तो वही 7वीं सूची में उसी का उल्लेख है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 3 लिस्ट बना के ये वाला काम ये करेगा, ये जो लिस्ट दिया गया इसमें का काम ये करेंगे, राज्य करेंगे, सेंट्रल करेंगे, और समवर्ती सूची में दोनों करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ, संघ सूची का पे कंट्रोल किसका होगा, डायरेक्ट सेंट्रल का होगा, केंद्र सरकार का होगा, केंद्र सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करेगा संघ सूची को, ठीक है, जितने भी लिस्ट हैं उसके। तो लगभग उसमें कितना, जब जिस समय संविधान में था उसमें मात्र 97 था, लेकिन अभी फिलहाल में कितना, तो 100 विषय हैं। संघ सूची के मात्र 100, सॉरी मात्र नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा है, 100 विषय हैं जो सीधे कौन कंट्रोल करेगा, हमारा सेंट्रल करेगा, ठीक है। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची जिस समय संविधान बना था उसमें 66 विषय थे, लेकिन अब क्या हो घट के कर दिया 61 विषय हो गए। 61 विषय जो है राज्य के अंडर में आता है, कौन कंट्रोल करेगा, तो राज्य सरकार कंट्रोल करेगा, सेंट्रल इसमें कोई हेर फेर नहीं करेगा, याद रखना है। जो राज्य सूची के जो लिस्ट होंगे सिर्फ और राज्य सरकार देखेगा, सेंट्रल कुछ नहीं कर सकता, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो 61 विषय किसके पास है, राज्य सूची के पास है, मतलब राज्यों के पास है, राज्य सरकार के पास है। अब आते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में सब कंट्रोल किसका होगा, दोनों का होगा, दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, दोनों सहमति होगा तो ही, नहीं सहमति होगा तो कैंसिल। केंद्र एवं राज्यों के दोनों सरकारों कानून बना सकती है। इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें जो पहले जो संविधान जिसमें बना था उसमें मात्र 47 विषय था, लेकिन अब विषयों की संख्या बढ़ा दिया गया, मतलब लिस्ट की संख्या में 52 कर दिए गए। 52 ऐसे टॉपिक हैं जिसपे दोनों काम करेंगे, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। ऐसे कितने 52 विषय हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिखा होगा समवर्ती सूची में जो प्रावधान है उसमें जम्मू कश्मीर राज्य का संबंध नहीं है। समवर्ती सूची बनाए जाएंगे लेकिन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं रहेगा। समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल करेगा कंट्रोल, दोनों मिलकर नहीं करने का, है कि नहीं। तो समवर्ती सूची में याद रखना है कि इसमें समवर्ती सूची में जम्मू कश्मीर की कोई बात नहीं किया जा सकता है, ये बोला गया। अब 8वीं सूची बनते हैं। 8वीं सूची की आखिरी अनुसूची था जिसमें संविधान बना था, लेकिन फिलहाल में तो 12 है, तो 8वीं पढ़ लेते हैं, उस समय का आखिरी, है कि नहीं, जिसमें बना था। तो 8वीं सूची में था भारत की भाषाओं के बारे में उल्लेख, तो 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया 8वीं सूची में। लेकिन जिसमें 8वीं सूची बना था, जिसमें संविधान बना था उसमें मात्र 14 भाषाएं थी, 14 था, जिसमें संविधान बना था उसमें 14 था, लेकिन बाद में संशोधन करते 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 22 भाषा कर दिया था। तो याद रखना, जिसमें मूल 8वीं सूची थी उसमें 14 भाषाएं थी। 1967 यानी कि 1967 ईस्वी में जो संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन, याद रखना डेट याद रखना होगा, 21वां संशोधन 1967, 1967, 1967, 1967 21वां संशोधन। इसमें क्या करा, सिंधी जो लैंग्वेज उसको ऐड करा गया, सिंधी भाषा को ऐड किया गया, तब कितना हो गया, 15 भाषा हो गया, 14 एक 15 भाषा हो गया कि नहीं। फिर बाद में ऐड किया गया 1992 में संशोधन हुआ था, 71वां संशोधन, 71 नंबर का जो संशोधन हुआ था 1992 यानी कि 1992 में हुआ था 71वां संशोधन। इसमें जोड़ा गया 4 भाषाएं, कोंकणी, 4 भाषाएं नहीं बल्कि 3 भाषाएं हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा और जोड़ा गया। तो 14 एक 15 तो ऑलरेडी हो गया था, 15 और 3 कितना हो गया, 18 भाषा। अब बचा कितना, 4 भाषाएं। तो 4 भाषाएं लास्ट में जोड़ेंगे। संशोधन कौन सा हुआ था, 92वां संशोधन हुआ था, 92 नंबर का संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें जोड़ा गया 4 भाषा, जैसे कि मैथिली जो बिहार में बोला जाता है, संथाली, डोगरी और बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इसको जोड़ा गया 2003 में 92वां संशोधन में। तब कुल जो भाषाएं हम कितना हो गया, जोड़ लो, 22 भाषाएं हो जा रहा है। तो याद रखना है 8वीं सूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है, जिसमें बना था उसमें मात्र 14 भाषाएं थी। पहला संशोधन जो मतलब जो पहला भाषा जोड़ा गया था एक्स्ट्रा में, सिंधी भाषा को, उसको जोड़ा गया था 1967 में जोड़ा था, 21वें संशोधन के समय सिंधी भाषा। 1992 में 71वां संशोधन के समय जोड़ा गया 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 2003 में 92वां संशोधन में जोड़ा गया 4 भाषा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। अब आता है संशोधन के बाद, देखो 9वीं जो है, 8वीं तो ऑलरेडी था, और जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसको सबको हम और बाद में हमने ऐड करा है संशोधन कर करके 9वीं अनुसूची को बोला कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, प्रथम जो संविधान संशोधन कब हुआ था, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, यानी कि 1950 के बाद। 1950 में क्या हुआ था, हम लोग रिपब्लिक हुए थे, यानी कि गणतंत्र हुए थे, उसके जस्ट 1 साल बाद ही पहला संशोधन कर दिया गया, 1951 में किया गया प्रथम संशोधन। इसमें जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, इसमें बोला है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया है, कि राज्य का कितना पावर है, कितना कंट्रोल कर सकता है, कितना एरिया कंट्रोल कर, संपत्ति अधिग्रहण कितना कर सकता है सेंट्रल नहीं, स्टेट,
जो स्टेट का जो गवर्नमेंट जो सरकार है, राज्य सरकार है, कितना संपत्ति अधिग्रहण उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा हो कि इस अनुसूची को सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है। जो आपका है मतलब जितना राज्य हड़प लिया, जो राज्य चाहे जिसके उतना जितना का जमीन है उसमें कुछ नहीं हेरफेर कर सकता न्यायालय। अब न्यायालय जा ही नहीं सकते, ये बोला गया। वर्तमान में इस अनुसूची को 294 अधिनियम है, 294 रूल वगैरह है, सॉरी 294 284 है, 294 वर्तमान में याद रखना, 284 अधिनियम है इसके अंदर, 9वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया गया। जैसे लिखे 11 जनवरी 2007 में ये फैसला लिया गया कि संविधान पीठ एक निर्णय द्वारा संविधान पीठ बैठा फिर से, और एक निर्णय लिया कि इसमें क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय इंटरफेयर करेगा। पहले क्या था कि उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब इंटरफेयर करेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है उसके लिए। जब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होगा तब जाके आप उच्चतम न्यायालय काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा या उल्लंघन नहीं हो रहा तो उच्चतम न्यायालय उसमें बीच में नहीं घुसेगा। जैसे ही आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे कि आपका मतलब क्या है, आपका ज़मीन है, कोई हड़प लिया, सर राज्य सरकार हड़प लिया, वो आपके दादा के नाम पे परदादा के नाम पे है और राज्य सरकार हड़प लिया, तो आपका तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस समय आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो याद रखना, नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकते, जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तब आपको उच्चतम न्यायालय बीच में घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। तो याद रखना, 9वीं अनुसूची में क्या है, राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों के बारे में उल्लेख किया गया है कि कैसे वो अधिग्रहण करेगा राज्य सरकार, ठीक है। 10वीं अनुसूची आता है, 10वीं अनुसूची कब आया, 9वीं तो पढ़ा गया था, पहले संशोधन में आया था। 10वीं अनुसूची कब आया, तो इसको 52वें संशोधन के समय जोड़ा गया, 52 में, काफ़ी समय बाद 1985 में जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, 52वें संशोधन के समय 1985 में। इसमें क्या है, दल बदल के से संबंधित प्रावधानों को लेकर, यानी कोई पार्टी वाले हैं, इस पार्टी से उस पार्टी को उछल रहा है, उस पार्टी से इस पार्टी को उछल रहा है, तो वही नियम कानून के कुछ रूल है, तो उसके बारे में जो उल्लेख है कहाँ, 10वीं अनुसूची में। दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो कहाँ है, 10वीं अनुसूची में है। ये कैसे आप दल बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, जो भी है उस किस में है, 10वीं अनुसूची के अंदर में है कि नहीं। आप पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, 73वें 73 नंबर का संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था, 1993 में, 1993 में हुआ था 73वां संशोधन, डेट याद रखना, 73वां संशोधन 1993 में हुआ था। इसमें जोड़ा गया 11वां अनुसूची, ठीक है। 11वां अनुसूची में है क्या, इसमें बोला कि पंचायती राज के संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया। जितने पंचायती राज हैं, पंचायत के जो लोग हैं, पंचायत की जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको दिया गया टारगेट, विषय दिया गया। ऐसे थोड़ी काम करोगे कुछ भी काम करे जा रहा है, ऐसा नहीं। तो 29 विषय दिए कि 29 विषय पे काम करना है, किसको, पंचायती राज को काम करना है 29 विषय पे, 29 विषय प्रदान किया गया। इस टॉपिक पे काम करना है आपको, जैसे कि अस्पताल बनाना, गांव में स्कूल बनाना, इस तरह तक बातें जो होती है, वो जो भी बातें हैं वही 29 लिस्ट के अंदर ही रख करना है आपको, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची इसी के आधार पर बनाया गया है। 11वीं 12वीं सेम टू सेम है, एक को कर देना है ग्रामीण, एक को कर देना शहरी। देखो 12वीं अनुसूची क्या जोड़ा गया, तो ये 74वें संशोधन में जोड़ा गया, 1993 में ही है, उसी साल के अंदर हो गया था 2 संशोधन, 73वां भी हुआ और 74वां भी हुआ, 1993 में ही हुआ 74वां संशोधन। इसमें क्या करा, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। मतलब जो नगर निगम है या जो भी है, जो शहरी क्षेत्र के जो भी स्वशासन संस्थाएं हैं, उसको कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किया कि 18 टॉपिक आपको काम करना है। गांव के लिए ज़्यादा है, देखो पंचायती राज के लिए 29 विषय दिए गए हैं क्योंकि गांव में ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, लेकिन अभी शहर में ऑलरेडी डेवलप रहा था तो इसको कम विषय दिए गए, मतलब 18 विषय दिए गए, याद रखना। तो ये था हमारा संविधान सभा की अनुसूचियाँ जो कि हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ये था हमारा 5th नंबर चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।